नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास दमन चक्र पार्ट 2। जनक राज थाने पहुंचा। उसने अपने एसएचओ को अपनी दौड़ धूप की दास्तान सुनाई। कमाल है, एसएचओ नसीब सिंह मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। गोया ये कौल साहब यूं दिल्ली से पल्ला झाड़ गया, जैसा कि यहाँ एकाएक प्लेग फैल गई हो। गया कहाँ होगा? जनक राज बोला। क्या पता कहाँ गया होगा, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी बड़ी दुनिया है। सोपोर तो नहीं गया होगा। एसएचओ की भवें उठी। सर, अब मुझे मायाराम की बातों पर और भी यकीन आने लगा है। वो शख्स सोहल हो या न हो, लेकिन वो कश्मीरी विस्थापित कौल भी नहीं है। अब जब वो कौल नहीं है तो सोपोर क्या फाड़ झोंकने जाएगा? काश उसके फिंगरप्रिंट्स मैंने रद्दी की टोकरी के हवाले न किए होते। वो फिंगरप्रिंट्स ही निर्विवाद रूप से ये साबित कर सकते थे कि वो सोहल था या नहीं था। सोहल की गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए का इनाम है, जो कि हम हासिल कर सकते थे। चूक हो गई। हम उन बड़े लोगों की बातों में आ गए। मायाराम की सुनी होती तो आज खुद कमिश्नर थाने आकर हमारी पीठ ठोक रहा होता। सर, अभी भी हालात पूरी तरह से हमारे काबू से बाहर नहीं पहुंच गए हैं। मतलब सोहल का दुधमुहा बच्चा यहाँ है, उस कोविल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वाली लड़की सुमन वर्मा की कस्टडी में। जब इतना छोटा बच्चा यहाँ है तो बच्चे की माँ भी उससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। माँ बच्चे के पास ज़रूर लौटेगी। हम माँ को, क्या नाम था उसका, नीलम, हम नीलम को गिरफ्तार कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं? ये स्थापित होना अभी बाकी है कि उसका पति राजधानी का कोई मामूली व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय अरविंद कौल नहीं, मशहूर इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल है। उसके बिना भी हम नीलम को गिरफ्तार कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो हरिदत्त पंत के कत्ल की तफ्तीश के लिए उसे हिरासत में तो ले ही सकते हैं। अब जबकि हम मायाराम की कुछ बातों पर यकीन कर रहे हैं, तो हमें ये मान के चलना होगा कि उसकी बाकी बातों में भी दम है। और बाकी बातों में अहम तरीन बात यह है कि पंत का कत्ल सोहल उर्फ अरविंद कौल ने किया था। मायाराम कहता है कि उसने उसके सामने अपनी जुबानी ये बात कबूल की थी कि कातिल वो था। फिर क्यों हम कातिल की बीवी को हिरासत में लेकर उससे कातिल का पता जानने की कोशिश नहीं कर सकते? वो लौटेगी। कोई माँ बहुत देर तक इतने छोटे बच्चे से दूर नहीं रह सकती। या तो वो बच्चे के पास लौटेगी, या फिर वो लड़की सुमन वर्मा बच्चे को माँ के पास पहुंचाने की कोशिश करेगी। अगर हम सुमन वर्मा पर निगाह रखेंगे तो देख लीजिएगा, बहुत जल्द उसके जरिए हमारे नीलम तक पहुंच बनेगी। नीलम को हिरासत में लेने की हमारे पास जायज वजह है। एक बार बच्चा और बच्चे की माँ हमारे काबू में आ गई तो देख लीजिएगा, बाप ममता के कच्चे धागे में बंधा चला आएगा। फिर तो हमें सुमन वर्मा की दिन रात निगरानी का इंतजाम करना चाहिए। मैं ऐसा इंतजाम कर चुका हूँ। वेरी गुड। और मेरी दरख्वास्त है कि आइंदा कुछ दिनों तक मुझे इसी केस पर काम करने का मौका दिया जाए। दरख्वास्त मंजूर। थैंक यू सर। इंडियन एयरलाइंस का वो प्लेन जिस पर विमल और नीलम सवार थे शहर एयरपोर्ट पर उतरा। वाहे गुरु सच्चे पातशाह, विमल मन ही मन बोला। तू मेरा राखा सबनी थाई। वो दोनों अराइवल लाउंज में पहुंचे, जहां की अपने पास मौजूद हैंडबैग के साथ वो जेंट्स टॉयलेट में दाखिल हो गया। संयोगवश टॉयलेट में उस घड़ी कोई भी नहीं था। विमल एक लेबोरेटरी में दाखिल हुआ, जहां की अपना सूट और जूते उतार कर उसने वली मोहम्मद से हासिल हुई पोशाक, शेरवानी, पजामा और जूती पहन ली। अपने चेहरे पर उसने वो फ्रेंच कट दाढ़ी मूंछ चिपकाई, जो कि उसके पेस्टन जी नौशेरवानी घड़ी वाले बहरूप का हिस्सा थी, और फिर बैग संभाले वहां से बाहर निकल आया। बाहर उस घड़ी वॉश बेसिन की कतारों के सामने एक बुजुर्गवार मौजूद थे, जिनकी दाढ़ी और सफाचट मूंछ और बेशुमार सिजदों से जिनकी पेशानी पर बना दाग उनके मुसलमान होने की चुगली कर रहा था। उनकी काले फूंदने वाली लाल तुर्की टोपी वॉश बेसिन के पहलू में पड़ी थी, और वो अपना मुंह माथा धोने में मशगूल थे। विमल उनके पहलू में पहुंचा और शीशे में देखकर इस बात की तस्दीक करने लगा कि नकली दाढ़ी मूंछ चेहरे पर सुव्यवस्थित थी। फिर उसने बड़े इत्मीनान से हाथ बढ़ाकर तुर्की टोपी उठाई
और उसे अपने सिर पर पहनने लगा। बुजुर्गवार का हाथ रुक गया। वो अपलक उसे देखने लगे। कोई गुस्ताखी हुई जनाब? विमल सहज भाव से बोला। हुई तो सही, बुजुर्गवार बोले, लेकिन पशोपेश में है कि उसका जिक्र करें या न करें। जरूर कीजिए जनाब, वरना मुझे खबर कैसे लगेगी कि मेरे से क्या गुस्ताखी हुई। जो टोपी आप पहन रहे हैं वो हमारी है। अरे लाहौल बिला कुव्वत, ये तो वाकई बहुत बड़ी गुस्ताखी हुई मेरे से। खता माफ फरमाइए अल्लाह हजरत, वो क्या है कि मैं इसे अपनी टोपी समझा था। और विमल ने उसे सिर से उतारने का उपक्रम किया। नहीं नहीं, तत्काल बुजुर्गवार ने विरोध किया। उतारो नहीं साहबजादे, उतारो नहीं। टोपी एक बार सिर पर मुकाम बना ले तो वो इज्जत बन जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन पहने रहो मियाँ, हमारे पास 4 और हैं। फिर भी अरे मामूली चीज़ है बेटा। मैं हैरान हूँ कि मेरी टोपी कहाँ गई। मैंने यहीं तो रखी थी, रख कर जरा टॉयलेट में गया था बस। कोई उठा के ले गया होगा। हिंदुस्तानी हवाई अड्डों पर ऐसी टुच्ची चोरियाँ बहुत होती हैं। मैं आपको इसकी कीमत, अरे नहीं, तोहफा समझकर कबूल करो। शुक्रिया जनाब। किधर से आना हुआ? दिल्ली से। रहने वाले कहाँ के हो? दिल्ली के या मुंबई के? दोनों जगह कहीं नहीं, अलबत्ता कुछ अरसे से इधर मुंबई में ही डेरा जमाए हूँ। आगे का खुदा जाने। हम शारजाह से हैं, उधर के ही हैं, लेकिन हमारा बड़ा लड़का कारोबार के सिलसिले में इधर मुंबई में रहता है, उसी से मिलने आए हैं। ओह, अच्छी हैसियत बनाई हुई है उसने इधर, कोलाबा में रहता है। तो अब आप कोलाबा तशरीफ ले जाएंगे? हाँ। कैसे जाएंगे? टैक्सी पकड़ेंगे? नहीं भाई, साहबजादे को हमारी आमद की खबर है। वो बहुत मसरूफ ना होगा तो हमें लेने खुद आया होगा, नहीं तो गाड़ी भेजी होगी। जनाब, आप बहुत मेहरबान और अल्लाह वाले फर्द मालूम होते हैं। खता माफ फरमाए तो एक गुजारिश करूं? बेखौफ बोलो भाई। आप हमें कोलाबा के रास्ते में कहीं तक लिफ्ट दे सकते हैं? हमें? तुम्हारे साथ कोई और भी है? मेरी शरीकी हयात है। ठीक है, तुम बाखुशी हमारे साथ चल सकते हो। शुक्रिया जनाब, आपने अभी अपना लगेज काबू में करना होगा। करना तो है, तो चलिए एक साथ ही चलते हैं। हाँ हाँ ज़रूर, मैं ज़रा। उन्होंने अपना मुंह सिर पोंछा और फिर नीचे पैरों के करीब पड़ा एक हैंडबैग उठाकर ऊपर रखा। हैंडबैग खोलकर उन्होंने उसमें से वैसी ही एक टोपी बरामद की और पहन ली। अब उनकी और विमल की सूरतें ऐसी मैचिंग लगने लगी जैसे वो पिता पुत्र हों। नाम नहीं बताया तुमने अपना? एकाएक वो बोले। जी, मेरा नाम परवेज है, विमल बोला। हमें अताउल्ला खान कहते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जनाब। हमें भी। आओ चलें। दोनों इकट्ठे टॉयलेट से बाहर निकले। नीलम उसे वहीं खड़ी दिखाई दी जहाँ की वो उसे छोड़कर गया था, लेकिन अब वो टखनों तक आने वाला बुर्का ओढ़े थी, जिसकी नकाब उसने विमल को अपनी सूरत पहचानने के लिए ही उठा रखी मालूम होती थी, क्योंकि विमल से निगाह मिलते ही उसने नकाब को चेहरे पर गिरा लिया। खान साहब, विमल बोला, ये मेरी बीवी रेशमा है। नीलम ने बड़ी अदा से सिर नवाकर आदाब किया। बुजुर्गवार ने आशीषें देते हुए आदाब कबूल किया। ये अताउल्ला खान साहब हैं, विमल बोला। सखी हातिम जैसा मिजाज पाया है इन्होंने। हमें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे रहे हैं। शुक्रिया जनाब, नीलम बोली। आइए सामान का पता करें, विमल जल्दी से बोला। वो दोनों कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचे, जहां की विमल ने अपने 2 सूटकेस और बुजुर्गवार के इशारे पर उनका एक सूटकेस बरामद किया। उसने वो तीनों सूटकेस एक ट्रॉली पर रख लिए और उन्हें बाहर की ओर धकेलने लगा। वहां जो गाड़ी बुजुर्गवार को लेने आई हुई थी वो एक चमचम करती मर्सिडीज थी। उसकी ड्राइविंग सीट पर एक कोई 35 साल का क्लीन शेव्ड सूट बूट धारी खूबसूरत व्यक्ति मौजूद था, जो उन्हें देखते ही कार से बाहर निकला और उसने बुजुर्गवार के करीब जाकर उन्हें झुककर आदाब किया। जवाब में बुजुर्गवार ने उसे बगल गिर किया और उसकी पीठ थपथपाई। परवेज मियाँ, फिर वो विमल से संबोधित हुआ। ये हमारे बड़े साहबजादे मोहसिन खान हैं। विमल ने बहुत गर्म जोशी से उससे हाथ मिलाया। और बेटा, बुजुर्गवार बोला, ये परवेज मियाँ हैं और ये इनकी बेगम रेशमा है। नीलम ने मोहसिन खान को भी आदाब से नवाजा। यहाँ से ये हमारे साथ चल रहे हैं, बुजुर्गवार बोला। युवक ने कोई सवाल न किया। वो मीठे स्वर में बोला, वेलकम।
फिर उसने कार की डिक्की खोली और दोनों ने मिलकर ट्रॉली में लदे सूटकेस डिक्की में हस्तांतरित किए। विमल ने सावधानी से दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई तो उसे ऐसा न लगा जैसे वो किसी की निगाहों में हो। अलबत्ता एक टेलीफोन बूथ के करीब खड़ा इरफान उसे जरूर दिखाई दिया। विमल मुंह के पास हाथ ले जाकर हौले से खांसा तो इरफान की निगाह उसकी तरफ उठी। विमल ने एक क्षण को अपनी एक आंख दबाई और तत्काल उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। इरफान अपने स्थान से हटकर लंबे डग भरता एक तरफ पड़ा। बुजुर्गवार ने बड़े इसरार से विमल और नीलम को कार की पिछली सीट पर सवार कराया और स्वयं अपने साहबजादे के साथ आगे बैठ गए। साहबजादे ने तत्काल कार आगे बढ़ाई। कार एयरपोर्ट से निकलकर हाईवे पर पहुंच गई तो बुजुर्गवार बोले, अब बोलो बेटा, कहाँ जाना चाहते हो? जनाब, विमल अदब से बोला, माहिम काजवे पार करके आप हमें कहीं भी उतार देंगे तो चलेगा। फिर भी मंजिल कहाँ है तुम्हारी? जी, जाना तो हमने शिवाजी पार्क है। क्या मुजायका है, वो भी हमारे रास्ते में है। लेकिन जनाब, मोहसिन बेटा, शिवाजी पार्क होके चलना, ये लोग वहाँ उतरेंगे। जी अब्बा जानी, युवक बोला। जहमत का शुक्रिया जनाब, विमल बोला। कोई जहमत नहीं, खान साहब बोले। आदमी का आदमी के काम आना जहमत क्यों कर हो गया? बजा फरमाया जनाब। सफ़र खामोशी से कटने लगा। एक बार गर्दन घुमाकर विमल ने पीछे सड़क पर झांका तो उसे अपने पीछे आती एक टैक्सी दिखाई दी। टैक्सी को विक्टर चला रहा था और उसके पहलू में इरफान मौजूद था। मुंबई में विमल को हर तरह की मदद हासिल थी, लेकिन फिर भी उस घड़ी उसे तुकाराम और वागले की बहुत याद आ रही थी। इरफान कितना भी फर्मा बरदार बन के दिखाता, वागले की जगह नहीं ले सकता था और तुका की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता था। मर्सिडीज शिवाजी पार्क पहुंची। विमल के इशारे पर युवक ने उसे एक बहुखंडीय इमारत के सामने रोका। विमल और नीलम खान साहब के शुक्रगुजार होते हुए कार से बाहर निकले। युवक ने डिक्की से उनके सूटकेस निकालकर उनके हवाले किए। फिर मर्सिडीज वहां से रुखसत हो गई। विमल आश्वस्त था कि कोई दुश्मन एयरपोर्ट से उसके पीछे नहीं लगा था। मर्सिडीज की दृष्टि से ओझल होते ही विक्टर की टैक्सी निशब्द उनके पहलू में आन खड़ी हुई। विक्टर और इरफान दोनों टैक्सी से बाहर निकले। विक्टर ने उसका खामोश अभिवादन किया और फिर बिना बोले उनका सामान टैक्सी की डिक्की में रखने लगा। मैं जरूर पहचान जाता, इरफान धीरे से बोला, पर जो साथ के बुजुर्गवार थे उनकी वजह से धोखा खा गया। बुरके वाली इन मोहतरमा की वजह से धोखा खा गया। बाप, तेरी बांकी तुर्की टोपी से धोखा खा गया। ये नीलम है, विमल बोला, मेरी बीवी। सूरत भले ही ना देखी हो, लेकिन नाम से मैं जानता हूँ, तुम वाकिफ हो। सूरत से भी वाकिफ हूँ बाप, इरफान बोला। महालक्ष्मी के यतीम खाने वाला मंजर क्या मैं भूल गया हूँ? ओह, मैं ही भूल गया था उस बाबत। आदाब भाभी जान, जवाब में नीलम ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ दिए। फिर वे सब टैक्सी में सवार हो गए। नीलम और विमल पीछे और विक्टर और इरफान बस सतूर आगे। टैक्सी के अपने स्थान से हिलने से पहले नीलम ने अपने बुरके को और विमल ने अपने मुस्लिम बहरूप को तिलांजलि दी। कहाँ चलें? इरफान बोला। अभी कहीं नहीं, विमल बोला। पहले ये बताओ कि क्या एयरपोर्ट पर कोई लोग वाकई मेरी ताक में थे? थे तो सही, इरफान संजीदगी से बोला। कौन थे वो लोग? मालूम नहीं, पहचानी हुई कोई सूरत नहीं थी, लेकिन होंगे जरूर वो कंपनी के ही आदमी। अभी कोई दावेदार सामने नहीं आया बख्या की गद्दी का? अभी नहीं आया। ऐसा कोई दावेदार सामने आएगा ये हमारा वहम भी हो सकता है, लेकिन खबरदार रहने में तो कोई हर्ज नहीं ना? ठीक, अलबत्ता होटल पर उसके मालिकान काबिज हो चुके हैं। मालिकान? बाप, हमें भी अभी मालूम हुआ है कि होटल सी व्यू बखिया या कंपनी की मिल्कियत नहीं था। बंद होटल के बाहर उसके बंद आयरन गेट पर लगा दी गई तख्ती से अब मालूम पड़ा है कि होटल सी व्यू तो असल में ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स नाम की एक कंपनी की मिल्कियत है। उस कंपनी की बाबत कोई जानकारी हासिल की? सिर्फ ये कि तारदेव में उस कंपनी का दफ्तर है और उसके मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम महेश दांडेकर है। और जानकारी कहाँ से हासिल हो सकती है? लोहिया की बाबत क्या ख्याल है? लोहिया? शेष नारायण, जो कि बड़ा कारखानेदार है, जो कि इब्राहिम कालिया की जिंदगी में उसका दोस्त था, जो कि कालिया की वजह से अब तेरा भी दोस्त है।
लोहिया इस कंपनी की बाबत कुछ जानता हो सकता है? हो सकता है। आखिर वो बड़ा कारखानेदार है और रसूख वाला आदमी है। ऊपर से अपनी जिंदगी में गजरे उसका पड़ोसी था। लोहिया बहुत कुछ जानता हो सकता है। नहीं जानता होगा तो इस बाबत कुछ जान जाना उसके लिए मामूली काम होगा। फिलहाल वैसा और कोई शख्स हमारी निगाह में है भी तो नहीं। तुम ठीक कह रहे हो। नेपियन हिल चलो। तत्काल टैक्सी आगे बढ़ी। डोंगरी कैसे मारा गया? विमल बोला। वो साफ साफ गैंग किलिंग है। इरफान बोला। जिनका होटल वालों से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि होटल पर उन लोगों का कानूनी अधिकार बनता मालूम होता है। कंपनी क्यों कर उस होटल पर काबिज थी और उसे अपना हेडक्वार्टर बनाए हुई थी, ये तफ्तीश का मुद्दा है। कंपनी उजड़ते ही उनका होटल का दावेदार बन जाना इस बात का सबूत है कि है ही वो लोग होटल के मालिकान। कंपनी उजड़ते ही तो वो दावेदार नहीं बन गए थे। वजह तेरे को मालूम बाप? उन लोगों ने समझा होगा कि जैसे बखिया गया तो इकबाल सिंह आ गया, इकबाल सिंह गया तो गजरे आ गया, वैसे ही गजरे गया तो सोहल आ गया था कंपनी और उसके निजाम पर काबिज होने। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मैंने पहले दिन ही कहा था कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। गजरे के मरते ही मैंने कहा था कि रावण मार कर रावण बनने का तमन्नाई मैं नहीं था, इसलिए कंपनी के वजूद को हमेशा के लिए खत्म समझा जाए। बाप, लगता है तेरे इसी ऐलान को उन लोगों ने कैश किया। एकाएक दिल्ली रवाना हो जाने पर तेरे वहां से पीठ फेरते ही उन्होंने होटल को अपने कब्जे में कर लिया। शाम डोगरे अगर जिंदा होता तो वो क्या कर लेता? वो लोग उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर करते। ज्यादा चीं चपड़ करता तो गिरफ्तार करा देते। पहले कौन सा काम हुआ था? होटल पर कब्जा पहले हुआ था या डोंगरे का कत्ल पहले हुआ था? कहना मुहाल है, क्योंकि डोंगरे की लाश उसके कत्ल के काफी अरसे बाद समुद्र से निकाली गई थी। पता नहीं वो कब मरा था और कब लाश बरामद हुई थी। कोई खुसर पुसर तो हो रही होगी अंडरवर्ल्ड में कि डोंगरे का कत्ल कैसे हुआ। है तो सही खुसर पुसर। क्या विक्टर, तू बता। बाप, विक्टर बोला। लोग बाग बोलता है कि डोंगरे का कत्ल भाई ने करवाया है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साथ मिलकर कंपनी से गद्दारी किया। गद्दार को गद्दारी का सजा मिला। देर से मिला पर मिला। भाई क्या बखिया बनने की फिराक में है? क्या भाई वो शख्स है जो कंपनी के मुर्दे में जान फूंकने की कोशिश कर रहा है? ऐसा तो कोई नहीं बोला बाप। भाई कंपनी का बड़ा बाप नहीं बन सकता, इरफान बोला, क्योंकि कंपनी का निजाम दुबई में बैठ के नहीं चलाया जा सकता। पर वो किसी को शह दे सकता है, किसी की पीठ पर हाथ रख सकता है, किसी को उकसा सकता है कंपनी की खाली गद्दी पर काबिज होने के लिए। ऐसे किसी शख्स को पहले सोहल से टक्कर लेनी होगी। मौजूदा हालात में क्या कोई ऐसी जुर्रत करेगा? मेरे को उम्मीद नहीं। सीव्यू होटल का हाथ से निकल जाना भी इस बात का सबूत है। आज की तारीख में कंपनी की गद्दी पर काबिज होने का हौसला कर सकने लायक कोई बड़ा बाप मुंबई शहर में होता तो महेश दांडेकर और उसके लोगों की होटल सी व्यू पर काबिज हो जाने की मजाल न होती। पण क्या पण बाप, मुंबई में कंपनी की गद्दी पर काबिज होने के तमन्नाई दादा लोगों का कोई तोड़ा नहीं। इस काम से एक ही दहशत उन्हें रोके हुए है और उस दहशत का नाम है सोहल। लेकिन बाप, खुदा न करे अगर सोहल न रहे तो? ओह, लिहाजा आज की तारीख में सारे अंडरवर्ल्ड का 1 पॉइंट प्रोग्राम मेरी लाश गिराना है। जवाब देने से पहले इरफान ने एक सशंक निगाह नीलम पर डाली और फिर दबे स्वर में बोला, ऐसी जान पड़ता है बाप। कोई कामयाब हो जाएगा? विमल बोला। हो सकता है बाप। अब तक दुश्मनों के खिलाफ जो जंग तूने लड़ी और जीती है उनमें दुश्मन तेरे पहचाने हुए थे। तेरे को इम्कान होता था कि वार किधर से होने वाला था। अब शायद ऐसा न हो पाए। बाप, तेरे को मालूम कि छुप के वार करने वाले दुश्मन हमेशा ही ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। ऐसे दुश्मनों की क्या शिनाख्त नहीं हो सकती? हो सकती है। कोशिश पहले से जारी है, लेकिन काम पेचीदा है, इसलिए 100% कामयाबी की कोई गारंटी नहीं। ये महेश दांडेकर कैसा आदमी है? कैसा आदमी है क्या मतलब? वो एक बड़ी कंपनी का एमडी है। इस लिहाज से कोई टॉप कॉर्पोरेट बॉस होगा। वैसा तो नहीं है? इरफान धीरे से बोला।
तो कैसा है? हल्का, मवादियों जैसा, भाई लोगों जैसा, बस कपड़े बढ़िया पहनता है और ठस्से से रहता है। आम पोशाक में राह चलता मिले तो कोई टैक्सी ड्राइवर या भेलपुरी बेचने वाला लगे, ऐसा? हाँ, पैसा कहाँ से आ गया? मेरे ख्याल से तो वहीं से आया होगा जहाँ से कि बखिया और उसके जोड़ीदारों के पास आया, इब्राहिम कालिया के पास आया। 2 नंबर के धंधों से? लगता तो ऐसा ही है। कहीं वो ही तो वो शख्स नहीं जो कंपनी के मुर्दा जिस्म में जान फूंकने की कोशिश कर रहा है और गजरे की जगह लेने के ख्वाब देख रहा है? इरफान कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, कहना मुहाल है बाप, पर इतना मैं फिर भी पक्की करता हूँ कि वो कोई खानदानी आदमी नहीं है। वो हल्का आदमी है जो पता नहीं कैसे तरक्की किया और ऊंचा ओहदा कब जाया। अगर सच में ही वो कोई ढका छुपा मवाली है तो श्याम डोंगरे के कत्ल में उसी का हाथ हो सकता है, उसी का या भाई की शय पर उसका। बाप, उसकी बाबत एक बात और है जो काबिले गौर है। वो क्या? हर जगह 2 हथियारबंद बॉडीगार्ड के साथ जाता है। एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव का बॉडीगार्ड से क्या लेना देना? उसे किससे खतरा हो सकता है? बाप, जो वो अपने आप को जाहिर करता है उसे खतरा नहीं हो सकता, पर जो वो शायद असल में है उसे खतरा हो सकता है। असल में क्या? मवाली। ओह, तभी तो 2 बॉडीगार्ड हमेशा साई की तरह उसके साथ रहते हैं। उसके घर पर भी? मैं हमेशा बोला ना बाप। मालाबार हिल तो पहुंच गए। एकाएक विक्टर बोला, आगे किधर चलूं बाप? कोठी नंबर 14, विमल बोला। लोहिया से विमल की मुलाकात कोठी की उसी वातानुकूलित ऑफिस नुमा कमरे में हुई जिसमें वो पहले भी 2 बार उससे मिल चुका था। लोहिया कोई 55 साल का, उम्र के लिहाज से काफ़ी चुस्त आदमी था। शराब और शबाब का रसिया था जिसका सबूत उसकी आंखों में स्थायी रूप से तैरते वासना के डोरे थे और उम्दा स्कॉच विस्की की बू थी जो इत्र की तरह उसके व्यक्तित्व में रची बसी रहती थी। आज की तारीख में वो भी विमल का इरफान और विक्टर जैसा ही मुरीद था। विमल अकेला उसके ऑफिस में पहुंचा था जहां की लोहिया उससे बगलगीर होकर मिला। दोनों आमने सामने बैठ गए तो वो बोला, अब जब मैं जानता हूँ कि तुम सोहल हो तो अब तो मैं तुम्हें सोहल के नाम से ही पुकार सकता हूँ। नहीं, विमल बोला, प्लीज़ आप मुझे कॉल के नाम से ही पुकारिए और उसी तौर पर याद रखिए। ठीक है, कोई ठंडा गरम? अभी नहीं, शायद बाद में, लेकिन अभी नहीं। मर्जी तुम्हारी। कैसे आए? कई समस्याएं हैं मेरे सामने जिनमें से कुछ का हल मुझे लगता है कि आपके पास हो सकता है। मसलन सुने ऐसी कोई समस्या? विमल ने उसके सामने ओरिएंटल होटल एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड की बाबत इरफान से जानी बातों का जिक्र किया। आप खुद एक बड़े उद्योगपति हैं, आखिर वो बोला। होटल्स भी आजकल एक बड़ा उद्योग है। कोई छोटी मोटी कंपनी तो सी व्यू जैसे 18 मंजिले आलीशान 5 स्टार डीलक्स होटल की मालिक हो नहीं सकती। इस लिहाज से कोई बड़ी बात नहीं कि आप ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की बाबत पहले से ही काफ़ी कुछ जानते हो। तुम्हारा ख्याल ठीक है, लोहिया गंभीरता से बोला। जानता था मैं पहले से काफ़ी कुछ, लेकिन कुछ खास बातें मैंने हाल ही में उत्सुकतावश तब जानी जबकि मुझे मालूम हुआ कि इस कंपनी ने होटल सी व्यू के तमाम कर्मचारियों को और गैर लोगों को जो कि वहां डेरा जमाए थे निकाल बाहर किया था और होटल को पूरी तरह से सील करके उस पर अपनी मिल्कियत का बोर्ड टांग दिया था। आई सी। सच पूछो तो मुझे तो मालूम ही तब हुआ था कि होटल कभी भी बखिया की बपौती या कंपनी की मिल्कियत नहीं रहा था। फिर भी कंपनी उस पर काबिज थी। अपनी जिंदगी में बखिया उस पर काबिज था, फिर इकबाल सिंह उस पर काबिज था और अब अभी कल तक गजरे उस पर काबिज था। क्या वो सब टोटल दादागिरी और धौसपट्टी का नतीजा था? तो मुझे मालूम हुआ है कि कंपनी के पास शुरू से ही ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड के लगभग 20% शेयर थे। शुरू से थे तो इसका मतलब है कि बखिया के नाम थे? नहीं, सुवेगा इंटरनेशनल के नाम थे, जो कि इन दादा लोगों ने ओट के लिए कंपनी बनाई हुई थी। कफ परेड पर जिसका दफ्तर था और जैकब सर्कल पर जिसकी एक ब्रांच थी। वो दोनों दफ्तर तो बखिया से छिड़ी जंग में सोहल ने, लोहिया ने एक क्षण ठिठक कर
तारीफी निगाहों से विमल की तरफ देखा। फूंक फांक दिए थे, लेकिन बाय नेम बाय टाइटल कंपनी यानी कि सुवेगा इंटरनेशनल फिर भी सलामत रही थी। सुवेगा के कागजात में बखिया का क्या दर्जा था? क्या वो उसका मालिक बताया जाता था? नहीं, मैनेजिंग पार्टनर। उसके साथ जो 2 और पार्टनर दर्ज होते थे वो थे जॉन रॉड्रिगुएज और इकबाल सिंह। बखिया की सोहल के हाथों मौत के बाद जब इकबाल सिंह कंपनी पर काबिज हुआ था तो शेयर ट्रांसफर की प्रक्रिया के दौरान वो सुवेगा का मैनेजिंग पार्टनर बन गया था और व्यास शंकर गजरे और गोविंद दत्तानी उसके दूसरे पार्टनर बन गए थे। इनकलाब सिंह के बाद कंपनी की गद्दी पर गजरे काबिज हुआ तो वो मैनेजिंग पार्टनर बन गया और गोविंद दत्तानी मरहूम की जगह कावस बिलमोरिया और खुद गजरे की जगह रशीद पावले पार्टनर बन गए। अब जबकि ये तीनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, तो सुवेगा का मालिक उसके ओरिएंटल होटल एंड रिजोर्ट्स में 20% शेयरों का मालिक कौन हुआ? जो कोई भी दावा पेश कर दे। अभी तक किया नहीं किसी ने? पता नहीं, मालूम करना पड़ेगा। करेगा तो कौन करेगा? कंपनी के तमाम ओहदेदार तो मारे गए, प्यादे बिखर गए। एक श्याम डोंगरे जो कि कंपनी का सिपह सलार था, बाकी बचा था, वो अब मारा गया। दावा पेश करने को बाकी कौन बचा? खुद अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरा दावा कैसे चलेगा? वैसे ही जैसे कभी बखिया का चला था, इकबाल सिंह का चला था और अभी हाल ही में गजरे का चला था। ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कारोबार है भैया, और इस बात को तुमसे ज्यादा कौन समझता है? विमल खामोश रहा। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम होटल पर अपना कब्जा चाहते हो। है तो ऐसा ही, विमल संजीदगी से बोला, लेकिन मैं कंपनी का निजाम कब्जा कर होटल पर कब्जा नहीं चाहता। मैं अपने हमदर्दी, अपने मेहरबानों, अपने मोहसिनों को कोई गलत सिग्नल नहीं देना चाहता। मैं अपने दुश्मनों को भी ये गलत सिग्नल नहीं देना चाहता कि मैंने गजरे की जगह ले ली। कंपनी खत्म है और मेरे जीते जी खत्म ही रहेगी, लेकिन कंपनी के साथ साथ होटल CUV भी खत्म हो जाए मैं नहीं चाहता। क्यों? लोहिया साहब, कंपनी के कई कारोबारों में से एक कारोबार लोन शार्किंग भी था। आप उस कारोबार से जाती तौर से वाकिफ़ हैं, क्योंकि मेरी और कालिया की दरख्वास्त पर हमारे लिए आपने कंपनी से 35 करोड़ रुपए का कर्जा उठाया था। वो रुपया एक और बड़ी रकम के साथ आपके पास नेपाल से वापस लौटा था, लेकिन मैंने आपको तरह दी थी कि कंपनी से लिया गया कर्जा लौटाने की आपको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कंपनी का सर्वनाश होने वाला था और फिर आपसे मूल रकम या उसका सूद क्लेम करने वाला कोई बाकी नहीं बचने वाला था। आपने देखा था कि ऐसा ही हुआ था। हाँ, एक करिश्मे की तरह तुम्हारे किए हुआ था। लोहिया साहब, कंपनी के तो आप जैसे कई कर्जाई थे, लिहाजा कंपनी डूबी तो कंपनी की कर्जे की बड़ी बड़ी रकमें भी डूब गई। मैं वो रकमें नहीं डूबने देना चाहता, मैं वो रकमें वसूल करना चाहता हूँ, ताकि बूंद बूंद से भरने वाले गरीबों की इमदाद के घड़े में और चंद बूंदों का इजाफा हो सके। इस काम को अंजाम देने के लिए होटल CUV पर मेरा कब्जा बना रहना ज़रूरी है। यूँ लोग ये नहीं समझेंगे कि होटल की तरह तुम कंपनी की गद्दी पर भी काबिज हो। नहीं समझेंगे, समझेंगे भी तो जल्दी ही समझ जाएंगे कि जो उन्होंने समझा था वो गलत था। लेकिन तब तक मेरा काम बन चुका होगा। मैं उन लोगों से कर्जे की रकमें वसूल कर चुका हूँगा जो कि उन्हें डकार जाने पर आमादा होंगे। बस यही इकलौती वजह है होटल CUV में तुम्हारी दिलचस्पी की। एक वजह और भी है जो कि मैं इस वक्त आपको नहीं समझा सकता। ऐसी क्या वजह है? बोला ना, इस वक्त आपको नहीं समझा सकता। अरे कुछ तो बोलो, कोई हिंट तो दो। इस बात का तो ख्याल करो कि पूछने वाला कौन है, कुछ तो कहो। ठीक है, सुनिए लोहिया साहब, मैं बहुत धक्के खा चुका हूँ। मैं अपनी कुत्ते जैसी दूर दूर करती जिंदगी से अजीज जा चुका हूँ। मैं जहाँ भी कोई पनाहगाह तलाश करता हूँ, हालात की आंधी मुझे वहाँ से उखाड़ फेंकती है। सबसे सेफ और कंफर्टेबल मैंने दिल्ली में महसूस किया था, जहाँ की मैं पक्का गृहस्थ बन गया था और सीधी साधी नौकरी भी करने लगा था। लेकिन बदकिस्मती ने मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा झकझोरा। अभी भी ये समझिए कि दुम दबा के वहाँ से भागा हूँ। बीवी तो जिद करके साथ चली आई,
लेकिन बच्चा पीछे छोड़ना पड़ा। बच्चा, बीवी, तुम शादीशुदा हो? जी हाँ, मेरी बीवी, मेरा बच्चा मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हासिल है, लेकिन वही आज की तारीख में मेरे पैरों की बेड़ी भी है। पहले मैं अकेला कहीं पनाह तलाशता था, अब मेरे साथ बंधे वो दो भी उस पनाह के तमन्नाई हैं। लोहिया साहब, होटल सी व्यू मेरी पनाहगाह बन सकता है। सोहल की? नहीं तो एक नई ही शख्सियत खड़ी करनी होगी, जो कि होटल सी व्यू के सदके बाखूबी हो सकती है। अच्छा, लोहिया उलझनपूर्ण स्वर में बोला। ऐसा? जी हाँ, लेकिन कैसे तुम? जनाब, आपने हिंट मांगा, मैंने दे दिया। बाकी वक्त आने पर तो सच पूछिए तो मुझे कुछ समझाना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद ही सब समझ जाएंगे। लोहिया कुछ क्षण खामोश रहा और फिर बोला, अब प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सुवेगा के 20% शेयर तुम लाठी से अपने नाम ट्रांसफर नहीं करा सकते हो, तो उनकी कीमत अदा कर दो। पैसे की क्या तुम्हारे पास कमी है? बहुत पैसा है तुम्हारे पास। जो पैसा आपको लगता है कि मेरे पास है, वो मेरे जाती इस्तेमाल के लिए नहीं है। वो पैसा मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ कस्टोडियन हूँ उस पैसे का। वो पैसा ज़रूरतमंदों के लिए है और उन्हीं पर सर्फ होगा। वो पैसा गरीब गुरबा की वो भूख मिटाने के लिए है, जो कि 5000 साल पुरानी है। मेरा काम, मेरा मिशन उस रकम में मुतवातर इजाफा करना है, ना कि उसमें सेंध लगाना है। मैं कितनी भी दौलत जमा कर लूँ, वो घड़े में बूंद जैसी ही रहेगी, लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, और खाली घड़े से तो वो घड़ा भी भला जिसमें कि एक ही बूंद हो। फिर कैसे बीतेगी? बीतेगी जैसे आज तक बीती है, वैसे ही आगे भी बीतेगी। जिस वाहे गुरु ने आज तक रास्ता दिखाया है, वो आगे भी दिखाएगा। दीन दयाल दयानिधि दोखन देखत है पर देत न हारे। दाता की देत का घड़ा भला कैसे रीत सकता है? कोई सूरज जरूर सामने आएगी जनाब, अपने आप। वो चाहेगा तो अपने आप भी आ सकती है। वो रास्ता सुझा सकता है, दिखा सकता है, पार करा सकता है। लोहिया खामोश रहा। इजाज़त हो तो अब मैं अपनी अगली समस्या पर आऊं? हाँ हाँ ज़रूर, बेखौफ बोलो भाई। लोहिया साहब, मेरी बीवी मेरे साथ है। वो तो तुमने कहा, लेकिन समस्या क्या है? मुंबई में मेरा कोई ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी कई ठिकाने हैं। उन कई ठिकानों में ऐसा ठिकाना कोई नहीं जो मुझे अपनी बीवी के लिए सेफ दिखाई देता हो। नीलम नाम है मेरी बीवी का। उसे यहाँ मेरे साथ नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसकी साथ आने की जिद के आगे मेरी पेश ना चल पाई। पीछे दिल्ली में हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि नीलम को वहाँ नहीं छोड़ा जा सकता था। बच्चे को किसी तरह पीछे छोड़ा, क्योंकि बच्चे को भी साथ लाना भारी दुश्वारियों का बायस बन सकता था। अरे भाई, साफ बोलो ना कि तुम्हें अपनी बीवी के रहने के लिए कोई जगह चाहिए। बहुत थोड़े अरसे के लिए, बाद में मैं उसका कोई मुनासिब इंतज़ाम कर लूँगा। करना या न करना वो तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है, लेकिन मेरा ये घर आज भी तुम्हारा और कल भी तुम्हारा है। इस कोठी की पहली मंजिल पर 4 बेडरूम हैं और चारों के चारों खाली हैं। समझ लो कि पहली मंजिल तमाम की तमाम तुम्हारे हवाले है। नीलम को सिर्फ एक कमरा चाहिए होगा, और वो भी बहुत थोड़े अरसे के लिए। और तुम कहाँ रहोगे? इस बाबत अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। तुम्हारी बीवी तुम्हें अपने से अलग रहने देगी? यही तो अंदेशा है, यही तो मुसीबत है कि नहीं रहने देगी। फिर तो भैया, चाहो या ना चाहो, तुम यहीं रहोगे। देखेंगे। और बोलो। और मैं ओरिएंटल होटल एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड की मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। फिलहाल मुझे इतना मालूम है कि महेश दांडेकर नाम के कोई साहब इस घड़ी उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि कोई संभ्रांत और ख़ानदानी आदमी नहीं है, यानी कि हल्के आदमी हैं, और भी बुरे, मवाली गैंगस्टर। कमाल है, एक बड़ी कंपनी का एमडी और एक मवाली। आजकल के ज़माने में कोई कमाल नहीं। आजकल तो ये समझिए कि चोर उचक्का चौधरी और गुंडी रन प्रधान। क्या खूब बात कही। मैं आपके जरिए ये जानना चाहता हूँ कि उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर बाकी लोग कौन हैं, कितने हैं और कैसे हैं? क्या ओरिएंटल होटल्स भी कंपनी जैसी मवालियों की ही एक जमात है, या उसमें कोई दांडेकर जैसी एक आधी काली भेड़ है? मालूम पड़ जाएगा। और फिलहाल बस,
बीवी को कब लेकर आओगे? वो मेरे साथ ही आई है। साथ ही आई है? कहाँ है? बाहर टैक्सी में बैठी है। तौबा, कैसे आदमी हो तुम? अरे भाई, फौरन उसे भीतर लेके आओ, बल्कि मैं साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, विमल तत्काल उठता हुआ बोला, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। ओके। बदरपुर महरौली रोड पर तुगलकाबाद के खंडरों के करीब वो एक खंडरों जैसी ही पुरानी और उजाड़ इमारत थी, जिसके आसपास के ऊबड़ खाबड़ पथरीले इलाके में दूसरी कोई इमारत नहीं थी। शाम के छुटपुटे में उस इमारत के सामने आगे पीछे 4 कारें पहुंची। चारों कारों में से 3 के मालिकान ही उनके ड्राइवर थे, जबकि चौथी चमचम करती शेवरलेट कार को एक ड्राइवर चला रहा था और मालिक पीछे बैठा हुआ था। शेवरलेट के मालिक का नाम लेखूमल झामनानी था। झामनानी गुरबख्श लाल के बाद दिल्ली अंडरवर्ल्ड का सबसे कड़क दादा था। गुरबख्श लाल की जिंदगी में वो उसे अपने रास्ते का कांटा मानता था, लेकिन कर्टसी सोहल वो कांटा निकल जाने के बावजूद वो अपने कारोबार में वहीं का वहीं था। कारण सोहल ही था, जो कि नए साल की रात को गुरबख्श लाल के कत्ल के बाद उसी की फरीदाबाद स्थित कोठी में तमाम बिरादरी को धमका गया था कि जिस किसी ने भी गुरबख्श लाल के पीछे छूटे हीरोइन के धंधे में हाथ डालने की कोशिश की, वो उसे जान से मार डालेगा। लिहाजा आज भी वो अपने जुए, कॉल गर्ल सप्लाई और स्कॉच विस्की की स्मगलिंग के पुराने धंधों में ही मशगूल था। बाकी के 3 शख्सों में एक मारुति एस्टीम ड्राइव करता वहां पहुंचा शख्स पवित्र सिंह था। वो खुली सफ़ेद दाढ़ी वाला, सूरज से देवता स्वरूप लगने वाला व्यक्ति था, जो कि असल में आजादपुर के इलाके का खतरनाक दादा था। वो नेता लोगों से 60 गांठ रखता था और खुद भी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल रह चुका था। वो आर्म स्मगलर था और उग्रवादियों को असला सप्लाई करता था। उसके अलावा उसके दूसरे धंधे थे सोने की स्मगलिंग और लोगों को बिना पासपोर्ट बॉर्डर क्रॉस कराना। दूसरा होंडा अकार्ड पर वहां पहुंचा शख्स भोगी लाल था, जो कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी का बेताज बादशाह कहलाता था। वो झोपड़पट्टी की ओट से नकली शराब का धंधा करता था। वहां की वोटों पर उसकी मजबूत पकड़ थी, जिसकी वजह से हर राजनीतिक पार्टी के नेता लोगों में लोकप्रिय था। कत्ल, अगवा और फिरौती वसूली भी उसकी पसंदीदा धंधे थे। नेताओं की तरह डीजल की सफ़ेद एम्बेसडर पर वहां पहुंचा आखिरी शख्स माता प्रसाद ब्रजवासी था। ब्रजवासी लैंड ग्रैब और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करने वालों का मसीहा था। बॉम्बे स्टाइल में मकान दुकान जबरिया खाली करवाने में माहिर था और उसी लाइन पर व्यापारियों कारखानेदारों से हफ्ता वसूली भी उसका खास धंधा था। कभी वो तमाम लोग गुरबख्श लाल के, जिसका कि उसकी जिंदगी में नारकोटिक्स के धंधे पर एकाधिकार था, बिरादरी भाई माने जाते थे। उस बिरादरी में सलीम खान नाम का एक भाई और शामिल था, लेकिन पिछले दिनों बड़े रहस्यपूर्ण हालत में वो इस जहान से रुखसत हो गया था। अपनी ज़िंदगी में वो जामा मस्जिद के इलाके का टॉप का दादा था, जिसका मेन धंधा जाली पासपोर्टों का और अरब देशों के बूढ़े शेखों को नौजवान लड़कियां सप्लाई करने का था। बहरहाल दिल्ली के अंडरवर्ल्ड की वो फेमस बिरादरी अब केवल उन 4 लोगों में सिमट कर रह गई थी, जो कि उस घड़ी वहां मौजूद थे और लेखूमल झामनानी की दरख्वास्त पर वहां इकट्ठे हुए थे। वे सब इमारत के भीतर दाखिल हुए और एक धूल भरे जर्जर हॉल कमरे में पहुंचे। उसकी छत में जगह जगह छेद थे, जिनमें से ढलते दिन की बची खुची रोशनी भीतर आ रही थी। तौबा, भोगीलाल बोला, ये तो भूतों का डेरा दिख रहा है। रात वेले, पवित्र सिंह बोला, बंदा कल्ला इधर आए तो प्राण कम जानूस दे, अकेले के तो दिन में भी कांप जाए सरदार जी। ब्रजवासी बोला, भाई सिंधी भाई, भोगीलाल बोला, कोई और जगह ना दिखी तन्ने मीटिंग के लिए। साईं, झामनानी बोला, फिट जगह यही है। क्या फिट है इसमें? वडी, 4 बिरादरी भाई हम इधर पहुंचे हैं नहीं। मीटिंग का जो मकसद है वो अगर पूरा ना हुआ तो 3 इधर ही रह जाएंगे। क्या? ब्रजवासी भौचक्का सा बोला, एक ही जना इधर से वापस जाएगा। वो कौन हुआ? भोगीलाल बोला, वडी, मैं हुआ नहीं, और कौन हुआ? बल्ले, पवित्र सिंह बोला, वीर मेरे, बाकी 3 इधर ही क्यों रह जाएंगे? खालसा साईं,
जिसके सिर से झूले लाल की मेहर की छतरी हट जाए, उसका डेरा टीन टप्पर तंबू तो इस फानी दुनिया से उखड़ के ही रहता है ना नी। तीनों श्रोताओं को जैसे सांप सूंघ गया। सिंधी भाई, भोगीलाल बोला, मैं वही समझ रहा हूँ ना जो तू कह रिया है। हाँ, तो ये इरादे हैं तेरे? गोया वफाओं के बदले जफा कर रिया है। अबे हम क्या कर रहे हैं और तू क्या कर रिया है? तो ब्रजवासी भड़का, तुमने हमें धोखे से हमारी लाशें गिराने के लिए यहाँ बुलाया है? कैसा बिरादरी भाई है तू? पवित्र सिंह भी भड़का, सानू मार के खुद बच जाएगा। साईं लोगों, झमनानी शांति से बोला, वडी ऐसे भड़कोगे तो ना कुछ जान पाओगे ना समझ पाओगे। क्या नहीं जान पाएंगे? ब्रजवासी बोला, क्या नहीं समझ पाएंगे? सब जान समझ तो रहे हैं, तुम हमें धमकी दे रहे हो कि? वडी साईं, धमकी नहीं दे रहा, चेतावनी दे रहा हूँ, खबरदार कर रहा हूँ अपने बिरादरी भाइयों को उस आने वाले खतरे से जो कि उनके सिर पर मंडरा रहा है। तुम्हारे सिर पर नहीं मंडरा रहा? नहीं मंडरा रहा, क्योंकि मैंने खतरे को टालने वाला कदम उठाया है। तुम लोग भी मेरे जैसा ही कदम उठाओगे तो तुम्हारे सिर पर भी कोई खतरा नहीं मंडरा रहा होगा झूले लाल की मेहर से। पहेलियाँ पूछे है सिंधी भाई, भोगीलाल बोला। क्या माजरा है भैया? ब्रजवासी बोला, बात का खुलासा करो। करता हूँ साईं, इस बार झामनानी निहायत संजीदगी से बोला, करता हूँ। खुलासा ये है साईं कि मेरे पर ऊपर से दबाव पड़ रहा है कि गुरबख्श लाल की मौत के बाद से नारकोटिक्स का जो धंधा इधर एक तरीके से ठप पड़ा है, मैं उसमें जान फूंकूं। मैं इधर की अंडरवर्ल्ड बिरादरी को भी धंधा मजबूत करने में मददगार बनाऊं, और जो इस धंधे की मुखालफत करे या इसमें शामिल होने से इनकार करे, उसको नीली छतरी वाले के घर रुखसत करने का सामान करूं। ऊपर से? पवित्र सिंह बोला, ऊपर से कहाँ से दबाव पड़ रहा है? कैसे पड़ रहा है? ब्रजवासी बोला। कौन बोला ऐसे खतरनाक बोल? भोगीलाल बोला, भाई। वडी भाई बोला नहीं, दुबई से फोन करके बोला। अब ये भी बताऊं कि कौन भाई? कोई कुछ न बोला। भाई को रिक्यो फिगुएरा करके एक माफिया डॉन बोला, जो कि पूरे एशिया के नारकोटिक्स ट्रेड का कंट्रोलर बताया जाता है। मेरे को इन बड़े साइयों का हुक्म हुआ है कि मैं झामनानी इधर नारकोटिक्स ट्रेड को कंट्रोल करूं। तुम्हें क्यों कहा? ब्रजवासी बोला, बड़ी मेरे को नहीं मालूम नहीं। क्या इसलिए? भोगीलाल बोला, क्योंकि तू शुरू से ही इस धंधे में दांत कड़ाने की फिराक में है। गुरबख्श लाल पर थारी पेश न चली थी, वरना तू तो तभी उसकी लाश गिराकर धंधा अपने कब्जे में करने को तैयार था। बिल्कुल ठीक, झामनानी ने अप्रत्याशित जवाब दिया, एकदम दुरुस्त। गुरबख्श लाल के आगे मेरी पेश नहीं चलती थी, तुम्हारी भी नहीं चलती थी साईं लोगों, वरना तुम भी उसी फिराक में होते जिसमें मैं था। इस मामले में हम सब एक किश्ती पर सवार हैं, इसलिए मैंने ऐसी कोई जिम्मेदारी अकेले अपने सिर पर लेने की जगह तुम लोगों को यहाँ बुलाया। वीर मेरे, पवित्र सिंह बोला, वो सब ठीक है, तेरी मेहरबानी है कि तू बिरादरी भाइयों को एक किश्ती में सवार समझता है, लेकिन तेनू वो वजह तो आगे बतानी चाहिए थी कि क्यों हम हेरोइन के ट्रेड को हाथ नहीं लगा सकते। वडी मैं नहीं बता सका, क्योंकि बड़े साईं लोग कोई वजह सुनने को तैयार नहीं। उनका एक ही हुक्म है, धंधा फिर से खड़ा करो, उसे परवान चढ़ाओ, उसके रास्ते में जो रुकावट आए उसे खत्म कर दो। मैं बड़े साईं लोगों को सोहल की धमकी की बाबत बताता तो ज़रूर यही जवाब मिलता कि वो हमारी खुद की प्रॉब्लम थी। इसका तो ये मतलब हुआ, ब्रजवासी बोला, कि हमें उस काम में हाथ डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसमें कि हमारी जान को खतरा है। वडी इससे भी बुरा मतलब हुआ नहीं, हाथ ना डालने से भी जान को खतरा है। साईं लोगों, अब हमारे सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अब हमने मिलकर ये फैसला करना है कि हमें कम खतरा और ज़्यादा मुनाफा कुएं की तरफ कदम बढ़ाने में है या खाई का रुख करने में। कोई कुछ न बोला। इस सिलसिले में मैं तुम लोगों को अपने मरहूम बिरादरी भाई सलीम खान की याद दिलाना चाहता हूँ। सोहल की धमकी की तलवार हम लोगों की तरह उसके सिर पर भी लटक रही थी। साईं लोगों, आज सलीम खान जिंदा नहीं है, लेकिन वो सोहल के मारे नहीं मरा था, बावजूद इसके कि उसने पूरी कामयाबी से दिल्ली शहर में हेरोइन का व्यापार फिर से खड़ा करके दिखाया था।
अगर एक अकेला सलीम खान ड्रग्स के मामले में सोहल की मुखालफत कर सकता था, उसकी धमकी को नज़रअंदाज कर सकता था, तो हम 4 जने क्यों नहीं कर सकते? जो रास्ता हमें सलीम खान दिखा गया, हम उस पर क्यों नहीं चल सकते? वो एक है, हम 4 हैं। ओए कमलिया, पवित्र सिंह बोला। बखिया और उसके जोड़ीदार 14 थे। सब एक से एक कड़क दादे थे। अकेले सोहल ने उनका भी तो सफाया किया था। गजरे और उसके जोड़ीदार भी, ब्रजवासी बोला। कम से कम 6 तो थे ही। वडी ठीक बोला नहीं, झामनानी बोला। लेकिन क्या सोहल ने सबको इकट्ठे मार गिराया था? नहीं, पवित्र सिंह बोला। कट्ठे तो नहीं मार गिराया सी। वो ऐसी कोशिश करता तो झूलेलाल की मेहर की छतरी कब की उसके सिर पर से उठ गई होती और वो कब का ऊपर जहन्नुम में शैतान के साथ पापड़ खा रहा होता। साईं लोगों, इस सोहल की स्ट्रेटजी ये जान पड़ती है कि वो अपने दुश्मन को नंगा करके मारता है। तभी तो उसने बखिया तक पहुंचने से पहले एक एक करके उसके सारे ओहदेदार मार गिराए थे। ऐन ऐसा ही उसने गजरे के साथ किया था। यहाँ दिल्ली में उसने हम लोगों की जान बख्शी की थी, लेकिन उसने हमें गुरबख्श लाल के खिलाफ कर दिया था। हम गुरबख्श लाल की मुखालफत के लिए तैयार न होते, हम हेरोइन के धंधे में हाथ न डालने का वादा सोहल से न करते, तो यकीनन हमारा भी वही हर्ष होता जो कि कंपनी के बेशुमार ओहदेदारों का हुआ था। साईं लोगों, सोहल के साथ मुकाबिल होने का यही तरीका है कि हम उसी की स्ट्रैटेजी उसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। जैसे सोहल कंपनी के आकाओं के साथ पेश आया, वैसे हम उसके साथ पेश आए। हम भी उसे नंगा कर दे, बेयारो मददगार बना दे। कहना आसान है, ब्रजवासी बोला। वडी क्या बोला नहीं? सोहल को अपने दुश्मन के सहयोगियों की, हिमायतियों की शिनाख्त थी। हमें ऐसी शिनाख्त कहाँ है? वो शिनाख्त हमें बनानी होगी, कैसे भी बनानी होगी, वरना हम में से एक नहीं बचेगा। कोई सोहल से बच जाएगा तो भाई के उस सिंगापुर वाले बिग बॉस रिकियो फिगुएरा के कहर का शिकार हो जाएगा। फिरंगियों की जुबान में इसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम अपने आप को फिट करेंगे तो सरवाइव करेंगे, वरना हमारा सितारा गुरूब है, वरना हमें सांप नहीं तो चुचुंदर अपना निवाला बना लेगा। वडी मैं ठीक बोला नहीं? तुम लोगों को मेरी बात में कोई दम लगा नहीं? तीनों के सिर एक साथ सहमति में हिले। कोई गुणी ज्ञानी ऐसे ही नहीं बोला साईं लोगों कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। कोई दादा अपना कद कितना ही बड़ा क्यों न कर ले, चमचों का मोहताज जरूर रहता है। चमचे उसकी बैसाखियां बन जाते हैं। अब जब किसी की बैसाखियां हटा दी जाए तो उनके मोहताज का क्या होगा? मुंह के बल गिरेगा जी, भोगीलाल बोला। तेरा साईं जीवे। वडी देखना, ऐन ऐसा ही सोहल के साथ होगा। कैसा होगा भ्राजी? पवित्र सिंह बोला। हम तो सोल की किसी बैसाखी को पहचानते नहीं, वो पहचान बनानी होगी। ये कहना गलत है, ब्रजवासी बोला, कि हम सोहल की किसी बैसाखी को नहीं पहचानते। वो कुशवा भी तो आज की तारीख में सोहल की बैसाखी ही बना हुआ है। झूलेलाल। वडी शुक्र है नहीं कि किसी को उस गद्दार की याद आई। उस कर्मा मारे को उसकी गद्दारी की सजा मिलना भी तो अभी बाकी है, जो कि उसने सोहल का चमचा बनना कबूल करके की थी। उस घड़ी वहां झामनानी का मुंह पकड़ने वाला कोई नहीं था, उसे ये बताने वाला कोई नहीं था कि कुशवा ने तो जो किया था गुरबख्श लाल की मौत के बाद किया था। खुद झामनानी ने तो गुरबख्श लाल की जिंदगी में सोहल से मिलकर गुरबख्श लाल की सर्वनाश का सामान किया था। उसने सोहल को खुली पेशकश की थी कि अगर वो गुरबख्श लाल का पत्ता साफ कर दे तो वो सोहल के कहे मुताबिक ड्रग्स का धंधा तो बंद कर ही देगा। वो सोहल को 21 तोपों की सलामी दिलवाएगा और खुद अपने हाथों से उसकी आरती उतारेगा। आज वही झामनानी दुबई और सिंगापुर से मिली शह के दम पर उछल रहा था और उसी धंधे पर काबिज होने की तैयारी कर रहा था, जिसके करीब भी न फटकने का उसने सोहल से वादा किया था। कल जो सोहल का जोड़ीदार बनके दिखा रहा था, आज वो ही उसको नंगा और बेयारो मददगार बनाकर खत्म करने का तमन्नाई था। साईं लोगों, झामनानी फिर बोला, वैसे भी कुशवा हमारे और सोहल के बीच की कड़ी है, हमें वो कड़ी तोड़नी होगी। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसकी खबर सोहल को पहुंचाने वाला शख्स वो कर्मा मारा कुशवा है। हमें इस खबरची को खत्म करना होगा। इतने से क्या होगा जी? भोगीलाल बोला। उस एक बैसाखी के हट जाने से
तो इतना बड़ा रावण मुंह के बल मतियो गिरा। साईं, हम उसकी और बैसाखियों की भी शिनाख्त करेंगे, और वो शिनाख्त कराने वाला एक साईं इत्तेफाक से मेरी निगाह में आ गया है। कौन? उसका नाम मायाराम बाबा है, जो कि इस वक्त दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में उनके रवि खोसला नाम के रिपोर्टर की बाई लाइन के साथ एक खबर छपी है, जो साईं लोगों में से किसी ने भी पढ़ी नहीं मालूम होती। के वे है वो खबर? भोगीलाल बोला। साईं लोगों, उस खबर की सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि पिछले दिनों सोहल दिल्ली में था। हो सकता है वो अभी भी दिल्ली में हो। बस, ब्रजवासी बोला, यही कहती है वो खबर? वो खबर बहुत कुछ कहती है, और जो कुछ कहती है उसकी बुनियाद है मायाराम बाबा नाम का वो शख्स, जो कभी सोहल की गुज़श्ता जिंदगी में उसका जोड़ीदार था, और जो सोहल की नस नस से वाकिफ होने का दावा करता है। कहता क्या है वो बंदा? पवित्र सिंह बोला। जवाब में झामनानी ने बड़े सब्र से दास्ताने मायाराम बयान की। बल्ले, सुनकर पवित्र सिंह बोला, यानी कि सोल एक मामूली फर्म में मामूली नौकरी करने वाला मामूली अकाउंटेंट अरविंद कौल है। कई डकैतियों में करोड़ों रुपया लूट चुकने वाला सोल अब रिजक कमाने के लिए नौकरी का मोहताज बन गया है। सरदार भाई, झामनानी बोला, वो मायाराम बोलता है कि वो सब सोहल की माया है, उसका स्टंट है। हम सोहल को उतना नहीं जानते जितना कि मायाराम सोहल को जानता है। कोई भी सोहल को उतना नहीं जानता, यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं, जितना कि मायाराम सोहल को जानता है। मायाराम बोलता है कि उसने सोहल के पीछे पड़ के कम से कम नहीं तो 10 महीने सोहल की फिराक में गुजार कर उसकी क्रिमिनल लाइफ को सीन टू सीन रिकंस्ट्रक्ट किया था। उसने तिनका तिनका जोड़कर सोहल तक पहुंचने की सीढ़ी बनाई थी। क्यों? क्योंकि उसे सोहल से जाती अदावत थी, क्योंकि वो सोहल से बदला लेना चाहता था। सरदार साईं, इस वक्त अहम बात ये नहीं है नी कि उस मायाराम ने ऐसा क्यों किया। अहम बात यह है कि वो शख्स सोहल की बाबत जानकारी की खान बन गया है। अब अगर हमने दिल से सोहल से लोहा लेना है, इससे पहले कि वो हम सबकी हस्ती मिटा दे, अगर हमने उसकी हस्ती मिटा देनी है, तो ये आदमी हमारे काबू में होना चाहिए। ये आदमी हमें सोहल के ऐसे राज बता सकता है जिन्हें कोई नहीं जानता। ये हमें पूरी तफ्तील से बता सकता है कि सोहल कैसे कंपनी के 1.5 दर्जन बड़े ओहदेदारों को मार गिराने में कामयाब हुआ। उससे हमें क्या फायदा होगा? भोगीलाल बोला। अरे साईं, वड़ी, जरा अकल से काम लो नी। वड़ी, अगर तेरे को मालूम हो कि कोई कहाँ मार करेगा, कैसे मार करेगा, तो तू बेहतर बचाव कर सकता है, या तब जबकि तेरे को खबर ही नहीं होगी कि हमला कब होगा, कैसे होगा, किधर से होगा। सिंधी भाई ठीक कह रहा है, ब्रजवासी बोला। खबरदार होना भी हथियार बंद होने जैसा ही होता है। तेरा साईं जीवे, झामनानी बोला। वो शख्स सोहल की नस नस से वाकिफ होने का दावा करता है, तो यकीनन हमारे काम आ सकता है, बहुत काम आ सकता है नी, खास तौर से तब जबकि उसे सोहल से हमसे भी ज़्यादा रंजिश है। वो जेल में ही सोहल की वजह से है, और उसका फांसी के फंदे तक पहुंचना महज वक्त की बात है। किसी का ऐसा घोर शत्रु किसी दूसरे घोर शत्रु का परम मित्र होता है साईं लोगों। दूसरे घोर शत्रु? पवित्र सिंह बोला। यानी कि हम? बिल्कुल। तुम? ब्रजवासी बोला। मायाराम से मिले हो? नहीं। तो इतनी बातें कैसे जानी? वडी, अखबार से जानी नहीं। बोला तो मैंने कि उस पर अपने एक जोड़ीदार हरिदत्त पंत के कत्ल का इल्जाम है, लेकिन वो कहता है कि वो कत्ल उसने नहीं, सोहल ने किया था, जो कि आजकल गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाने वाली एक कंपनी में अरविंद कौल नाम का इज्जतदार अकाउंट्स ऑफिसर बना बैठा है। उसके बयान की बिना पर पुलिस ने अरविंद कौल की खबर न ली, लेकिन साबित कुछ न हुआ। अरविंद कौल के उंगलियों के निशान तक दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद सोहल की उंगलियों के निशानों से न मिल पाए, जो कि वो कौल सोहल होता तो जरूर मिलते। ऐसे कैसे हो गया? क्या पता कैसे हो गया। अब बात क्या बनी? बात ये बनी कि इंडियन एक्सप्रेस के उस रवि खोसला नाम के रिपोर्टर ने अपने पर्चे में जो कुछ लिखा है, उसमें जोर इस बात पर है कि मायाराम की बात सच हो सकती है नहीं? वो सच है, नहीं कह सकता नहीं,
क्योंकि ऐसा कहना पुलिस पर साफ इल्जाम लगाना होगा कि वो लोग रिश्वत खाकर या किसी और लालच में आकर सोहल की तरफ हो गए। वो अपने अखबारी अंदाज में यही कह सकता है कि ऐसा हो सकता है कि मायाराम सच बोल रहा है। हमें भी मायाराम का कोई फायदा तभी है जबकि हम ये मान के चलें कि वो सच बोल रहा है, कि वो सोहल की नस नस से वाकिफ है और उसकी वाकिफियत ये कहती है कि वो अकाउंटेंट बाबू अरविंद कौल ही सोहल है। उस बाऊ की हम खबर ले सकते हैं? पवित्र सिंह बोला। वडी, अब नहीं ले सकते नी। क्यों? क्योंकि वो गायब हो गया है। गायब हो गया है? किंदा गायब हो गया है? जैसे हुआ जाता है, उसने नौकरी छोड़ दी है, घर बार बेच दिया है और किसी नामालूम जगह के लिए रुखसत हो गया है या कहीं जा छुपा है। फिर तो ओ बाऊ मायावा जरूर सोहल है, वरना गायब क्यों हो गया? बिल्कुल। अब अगर वो कॉल सोहल है तो मायाराम की बात सच हुई ना? फेरता हुई और वो हमारे काम का आदमी हुआ ना? होया। लेकिन सिंधी भाई, ब्रजवासी बोला, तुम कहते हो वो गिरफ्तार है, हम जमानत करा सकते हैं ससुरे की? भोगीलाल बोला, नहीं करा सकते। अरे क्यों नहीं करा सकते? मजिस्ट्रेट को चांदी का जूता मारो, पुलिस वालों को चांदी का जूता मारो तो जमानत तो होवे ही होवे। तुम्हारी बात ठीक है साईं, लेकिन वो स्टेज अब गुजर चुकी है। इक्के होया। दिल्ली पुलिस मायाराम को पंजाब पुलिस के हवाले कर रही है, जिसके पास की मायाराम के खिलाफ डबल मर्डर और डकैती का केस पेंडिंग है। एक बार वो पंजाब पुलिस के हवाले हो गया तो न सिर्फ वो हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा, उसकी जमानत भी मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि पंजाब पुलिस के पास उसके खिलाफ बड़ा पुख्ता केस है। उसके खिलाफ दिल्ली वाला केस इतना मजबूत नहीं है। यहाँ उसकी जमानत हम करा सकते थे, लेकिन वो स्टेज अब गुजर गई। तो ये कि हमें उसको जबरन रिहा कराना होगा। के कह रिया है भाई? जेल तोड़ने की बात कर रिया है या थाने पर हल्ला बोलने की सलाह दे रिया है? बड़ी साईं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोला। ये दोनों ही काम हमारे बस के किधर हैं। तो फिर ये कि मैंने पता लगाया है कि कल दोपहर बाद पंजाब पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंच रही है। दिल्ली पुलिस मायाराम को उस टीम के सुपुर्द कर देगी, जो कि रात को ही उसे लेकर अमृतसर के लिए रवाना हो जाएगी। अमृतसर क्यों? क्योंकि जिस डबल मर्डर और डकैती का इल्जाम मायाराम पर है वो अमृतसर में ही हुई थी। वहां परसों सुबह 10 बजे उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसका गुनाह उसकी जुबानी कबुलवाने के लिए उसका लंबा रिमांड लिया जाएगा। कैदी को? ब्रजवासी ने पूछा। दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर ले जाया कैसे जाएगा? रेल से या बस से? जेल वैन से। जेल वैन? ओके होवे है, भोगीलाल बोला। वो एक मिनी वैन होती है जिसके 3/4 हिस्से में लॉकअप बना होता है और बाकी के 1/4 हिस्से में पुलिस वालों के बैठने की जगह होती है। वो कैदियों को ढोने वाली बस का ही मिनी एडिशन होता है और ज़रूर वो वैन इसलिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली है क्योंकि एक ही कैदी ढोया जाना है। वैन के साथ सिर्फ 4 पुलिस वाले होंगे, जिनमें से एक ड्राइवर, एक हवलदार, एक सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर होगा। हथियारबंद सिर्फ सब इंस्पेक्टर और हवलदार होंगे। इतनी बातें कैसे जान पाए सिंधी भाई? बड़ी, पहाड़गंज थाने के एक हवलदार को सांट कर जानी नहीं। और क्या मेरे को झूलेलाल ने सपना दिखाया था उस कर्मा मारे के आइंदा प्रोग्राम का? जिसे तुमने जेल वैन कहा, उसका रात को लौटना क्यों जरूरी है? क्योंकि मायाराम को दिल्ली में अभी तक किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। इस जिम्मेदारी से दिल्ली पुलिस ये कह के बचने जा रही है कि परसों सुबह हर हालत में उसे अमृतसर के किसी कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। ओह वीर मेरे, पवित्र सिंह बोला, तू कहीं ये तो नहीं कहना चाहता कि तू उस बंदे को, उस मायाराम को जेल वैन से निकाल लेगा? बड़ी, मैं नहीं सरदार साईं, मैं नहीं। हम सब कोई स्कीम सोचेंगे जिस पर हमारे आदमी अमल करेंगे। सोच नहीं ली हुई कोई स्कीम पहले से? सच पूछो तो सोच ली हुई है। क्या है स्कीम? साईं लोगों, उस स्कीम का तब तक जिक्र बेकार है जब तक कि मुझे ये हामी न सुनाई दे जाए कि तुम सब साईं लोग मेरे साथ हो। साथ न होने के अलावा हमारे पास क्या चारा है? हमने इनकार किया तो तू कहता है कि तू हमारी लाशें गिराकर यहाँ से अकेला चल देगा। बड़ी, कहता तो यही हूँ साईं।
मर्जी से नहीं कहता, कहना पड़ रहा है, कहलाया जा रहा है, इसलिए कहता हूँ नी। सिंधी भाई, ब्रजवासी व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। कैसे गिराएगा हमारी लाशें? फूंक मार के चित कर देगा? झामनानी मुस्कुराया। जब से लाल साहब की मौत हुई है। भोगीलाल एकाएक अपना एक हाथ अपनी पतलून की जेब में सरकाता हुआ बोला। मैंने खबरदार रहना शुरू कर दिया है। बड़ी साईं, झामनानी पूर्वता मुस्कुराता हुआ बोला। मैं समझा तेरी बात। क्या समझा? हथियार बंद हो के आया है। घनी तीखी अकल राखे है भेजे में सिंधी भाई। बड़ी, मेरे को राय बराबर भी हैरानी नहीं होगी ये जान के कि अपना ब्रजवासी और सरदार जी भी हथियारबंद है, जैसे तुम नहीं हो। ब्रजवासी बोला। वडी नहीं हुनी। झामनानी ने अपने दोनों हाथ कंधों के ऊपर तक खड़े कर दिए। तुम में से जो चाहे आगे बढ़े और मेरी जामा तलाशी ले ले। तीनों सकपकाए। फिर तो भोगीलाल बोला, तू जरूर कोई मंत्र ही फेरेगा हमारे ऊपर अपने झूले लाल का नाम लेकर। बड़े साईं की मेहर की छतरी सिर पर हो। झामनानी मुस्कुराता हुआ बोला, तो मंत्र भी चल सकता है। हमें तो, ब्रजवासी बोला, कोई छतरी नहीं दिखाई दे रही। छतरी तो सिर पर होती है। सिर उठाओ और मेरी छतरी देखने की जगह पहले अपनी छतरी चेक करो साईं लोगों। तब झामनानी के स्वर में ऐसा अधिकार का पुट था कि तीनों के सिर अपने आप ही ऊपर को उठ गए। उनकी निगाहें छत पर पड़ी तो जैसे उन्हें सांप सूंघ गया। पूरी छत में जितने झरोके थे, सब में से राइफल की एक एक नाल नीचे झांक रही थी और तमाम राइफलों का रुख उन तीनों की तरफ था। ओह, पवित्र सिंह के मुंह से निकला। तो इसलिए इतने दावे से कह रहा था कि अगर मीटिंग का मकसद पूरा ना होया तो हम में से 3 इधर ही रह जाएंगे। इसीलिए ब्रजवासी बोला, मीटिंग के लिए ऐसी जगह चुनी जहाँ की हफ्तों हमारी लाशों को अब पता न चले। कितना अच्छा बिरादरी भाई है हमारा झामनानी। भोगीलाल बोला। मैं अच्छा बिरादरी भाई ही हूँ भोगीलाल साईं, जो तुम लोगों को अपने में शामिल कर रहा हूँ। मैं गुरबख्श लाल जैसी नियत पकड़ता तो बिना ऊपर के हुक्म के तुम लोगों का पत्ता साफ करता और हेरोइन के व्यापार पर अकेला अपना दावा लगाता। ओए कमलिया, पवित्र सिंह बोला, हम कोई तेरे से बाहर हैं या हो सकते हैं? ब्रजवासी बोला। हम का बावले हैं? भोगीलाल बोला। हम तो जी, पवित्र सिंह बोला, 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर 1 है। झूले लाल। झामनानी बनावटी चैन की सांस लेता हुआ बोला। जान में जान आ गई। मुझे बहुत बड़े पाप का भागी होने से बचा लिया तुम लोगों ने। ऊपर वालों के हुक्म की वजह से मुझे तुम्हारी लाशें गिरानी पड़ जाती तो मैं ता जिंदगी अपने आप से शर्मिंदा रहता। हम एक हैं। ब्रजवासी जोश से बोला। शुक्रिया साईं, शुक्रिया। तो अब मैं हाथ नीचे गिरा लूं? अरे, शर्मिंदा कर रहे हो सिंधी भाई। झामनानी ने बड़ी अदा से हाथ नीचे किए और फिर बोला। वडी, अब मैं बोलता हूँ कि हमारा आगे का प्रोग्राम क्या होगा। हम सुन रहे हैं। नंबर 1, हीरोइन का कारोबार आज से ही शुरू समझ लो साईं लोगों, जिसमें हम चारों बराबर की पूंजी लगाएंगे और बराबर का मुनाफा कमाएंगे, जो कि गुरबख्श लाल की ऐसी कमाई से कहीं ज़्यादा होगा। वो कैसे? गुरबख्श लाल को इधर हेरोइन का धंधा चालू रखने के लिए कंपनी को टोटल कमाई का 20% का हिस्सा देना पड़ता था। वो हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। तो हमारी कमाई गुरबख्श लाल से ज़्यादा होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि हिस्सा लेने वाला कोई है ही नहीं। कंपनी तो खत्म है, उस कर्मा मारे सोहल की वजह से खत्म है। दूसरे, हमें भाई की शय है, माफिया डॉन रिक्यो फिगुएरा की शय है, इसलिए बिना किसी की दखल अंदाजी से उधर फिलहाल हमें अपने ढंग से ड्रग्स का कारोबार चलाने की पूरी इजाज़त है। बढ़िया, चोखो, भोगीलाल बोला। तबीता ग्लैड, पवित्र सिंह बोला। आगे के प्रोग्राम की दूसरी आइटम है मायाराम की पुलिस के चंगुल से रिहाई। उसकी एक स्कीम मैंने बनाई है। वो स्कीम क्या है मैं बाद में कह सुनाऊंगा। स्कीम की कुछ तैयारियां भी करनी होंगी, उनकी बाबत भी मैं काफ़ी वक्त रहते सबको बता दूंगा, ताकि कोई साईं स्कीम में कोई सुधार करना चाहता हो या उसमें कोई नुक्स निकालना चाहता हो तो वो उसका जिक्र कर सके। बड़ी, मैं ठीक बोला नहीं? सबके सिर एक साथ सहमति में हिले। हमारे प्रोग्राम की तीसरी और अहम आइटम है सोहल का सफाया। इस बाबत ये कहना बहुत ज़रूरी है कि हम इस वहम से मुब्तला नहीं कर सकते कि हमारे हेरोइन के व्यापार में हाथ डालते ही
वो हमारे पीछे नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वो ऐसा आदमी है कि अव्वल तो वो धमकी देता नहीं, देता है तो हर हालत में उस पर खरा उतरकर जरूर दिखाता है, यानी कि खबर तो हमारी जरूर लेगा वो। सलीम खान की तो नली, ब्रजवासी बोला। वडी, मैं खुद हैरान हूँ नी कि क्यों नली। उसकी तो एक वजह मुझे दिखाई देती है, वो ये है कि हमारे उस मरहूम जोड़ीदार ने इस मामले में कोई ऐसी चालाकी पकड़ी थी जिसकी वजह से उसका नाम हीरोइन के धंधे से नहीं जोड़ा जा सका था। इसलिए उसकी मौत तक और मौत के बाद उसके धंधे का पर्दाफाश होने तक खुद हमें ही सलीम खान के इतने दिलेरी भरे कारनामे की खबर नहीं लगी थी। जरूर इसलिए कुशवा को भी खबर नहीं लगी थी। नतीजतन वो आगे सोहल को कोई खबर नहीं कर सका था। ऐसे तो हो सकता है कि हमारे भी खबर सोहल को न हो पाए। शुरुआती दौर में कोशिश तो हमारी यही होगी, लेकिन ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है। हमने ये धंधा बहुत बड़े स्केल पर करना है, इसलिए प्रचार होकर रहेगा। कुशवा नाम का हमारा दगाबाज कुत्ता वैसे ही इस सिलसिले में हमारी सूंघ में रहता है। तुमने बोला तो था कि क्योंकि कुशवा हमारे और सोहल के बीच की कड़ी बना हुआ है, इसलिए उसे तोड़ना होगा। बड़ी, जरूर जरूर और जरूर तोड़ना होगा। हमारे प्रोग्राम की वो भी एक अहम आइटम है। बढ़िया। साईं लोगों, इस मीटिंग के आखिरी में मैं सोहल से मुकाबले वाली बात फिर दोहराना चाहता हूँ। ये तो निश्चित है कि दिल्ली में हेरोइन का धंधा फिर से खड़ा हो जाने की खबर सुनते ही वो बहुत तड़पेगा और नए साल की रात को हमें दी अपनी धमकी पर खरा उतरकर दिखाने के लिए वो हम पर चढ़ दौड़ेगा। मौजूदा हालात में हो सकता है कि ऐसा फौरन न हो पाए। क्यों? क्योंकि माया राम की हाल दुहाई की वजह से वो एकाएक दिल्ली से खिसक गया मालूम होता है। बशर्ते कि, पवित्र सिंह बोला, उस माया राम दी बड़क सच होवे कि ओ अरविंद कौल ही असल में सोल है। मुझे माया राम की बात पर यकीन है, इसलिए अरविंद कौल गायब है, वरना उसके गायब होने का कोई मतलब ही नहीं था। शायद वो, ब्रजवासी बोला, दिल्ली न लौटे। शायद वो हमारे पीछे अपने कोई चमचे लगा दे। ये बात भी हमें माया राम समझाएगा कि वह ऐसा कर सकता है या नहीं। वैसे मेरी जानकारी ये कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा। ऐसे कामों को वो हमेशा खुद अंजाम देता है। हाल में जब मुंबई में गजरे और उसके ओहदेदारों को उसने अपना अल्टीमेटम जारी किया था, तो एक एक की मौत का सामान उसने खुद किया था। बखिया को उसने खुद शूट किया था। उसके 10 ओहदेदार उसने खुद मारे थे और 3 और की मौत की वजह वो खुद बना था। साईं लोगों, मेरी अकल यह कहती है कि वो जो कुछ करेगा खुद करेगा। खुद करेगा तो दिल्ली भी लौटेगा। लिहाजा हमको उसकी ताक में तो रहना ही होगा। कोई ऐसी जुगत भी भिड़ानी होगी कि इससे पहले कि वो हम तक पहुँचे, हम उस तक पहुँच जाए और उसका सफाया कर दें। हम ऐसा कर पाए तो बड़े बॉस लोगों से जो शाबाशी और वाहवाही हमें हासिल होगी वो बेमिसाल होगी। लेकिन भोगीलाल बोला, उस माया राम का गूढ़ ज्ञान हमारे काम न आया तो क्या? तो हम उसके पैंदे पर एक लात जमाएंगे और उसे चलता करेंगे। साईं लोगों, उसके मामले में हमारा रिस्क सिर्फ उसे छुड़ाने का है, बस। अगर, ब्रजवासी बोला, वो पसरने लग गया, बराबरी करने पर आमादा हो गया तो कल मरता आज मर जाएगा। बिल्कुल ठीक गया जी, पवित्र सिंह बोला। बड़ी, अगर वो इंसान का बच्चा होगा तो इसी बात पर ता जिंदगी हमारे पांव धो धो के पिएगा कि हमने उसे निश्चित मौत से बचाया। उसकी जिंदगी उसका सबसे बड़ा इनाम होगा। मुझे उम्मीद नहीं कि वो किसी और इनाम का भी अभिलाषी होगा। ऊपर से ये न भूलो कि वो भी सोहल का उतना ही बड़ा दुश्मन है जितने बड़े की हम हैं, बल्कि वो हमारे से भी बड़ा दुश्मन है। हमारी जिंदगियां तो सोहल अभी बर्बाद करेगा, उसकी तो वो कर भी चुका। साईं लोगों, मेरे को पक्की कि वो आदमी हमसे बाहर नहीं जाएगा और उसके जरिए सोहल के किसी कमज़ोर पहलू की, उसकी किसी दुखती रग की खबर हमें ज़रूर मिलेगी। अब इसी उम्मीद के साथ हम ये मीटिंग ख़त्म करते हैं कि झूलेलाल की कृपा से इससे पहले कि वो हम तक पहुँचेगा, हम उस तक पहुँच जाएंगे। उसका वार होने से पहले हम उस पर वार करने की जुगत करेंगे। बोलो आमीन। आमीन, तीनों संवेद स्वर में बोले। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ,
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।